कि आवाज़ सुनता हर किसी की, चाहे भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी फिर किसी दुनिया की। क्या है ऐसा लाल किताब में? जो लोग भी इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आपने एक बार पढ़नी शुरू कर दी तो आपकी पूरी जिंदगी ले लेगा ये। इवन आपको मैं बताऊं, मेरे स्टूडेंट कई साउथ इंडिया से हैं कि मैम हमारे एरिया में तो ये बुक बैन है कि कौन सा खाना है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो आप ये समझिए कि भगवान विष्णु के उस अंग के ऊपर। रूपचंद जोशी जी ने बोला आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो ग्रह है, जैसे आपने भी नाम लिया कि लाल किताब की कुंडली जी, और एक हमारी वैदिक कुंडली भी होती है, जी, तो क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में? अगर हम वैदिक कुंडली में हम राशि, डिग्री, नक्षत्र, लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं। जो पहला भाव है उसमें 1 नंबर राशि आएगी। कि क्या है ऐसा लाल किताब में, अगर जैसे जी। हमने बात करी थी कि हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जी, तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप उस चीज़ को समझाएं कि क्या है ऐसा लाल किताब में और क्या है लाल जी, किताब। बिल्कुल। लाल किताब जो है वही, जो लोग भी इसको पढ़ना शुरू करते हैं एक बार, उनका एक ही कहना होता है कि हमें इसमें कुछ अट्रैक्शन लगती है, ओके। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक बार पढ़नी शुरू कर दी तो आप रुकोगे नहीं, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ले लेगा ये एक बुक की पूरी लाइफ ले लेगा। मैंने खुद बहुत बार कोशिश की कि मैं इसको आगे ना बढ़ाऊं, मैंने जितना पढ़ लिया दैट्स ओके, मैं आगे बाकी ब्रांचेस को भी दूं, और मैंने सीखी बहुत सारी और अदर ब्रांचेस भी, लेकिन घूम फिर के पिछले कितने सालों से मेरे सामने फिर से लाल किताबी खड़ी होती है आगे। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है कि मुझे फिर से इसके बारे में लोगों को जो है वो परिचित कराना ही पड़ता है। जब मैं देखती हूँ ना, लोग इससे डरते हैं इतना ज़्यादा, जब उल्टा पुल्टा बोलते हैं, या लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ उपायों के नाम पर सिर्फ एक तंत्र मंत्र की बुक मानकर जो है वो प्रेजेंट किया है सोसाइटी में। इवन आपको मैं बताऊँ, मेरे स्टूडेंट कई साउथ इंडिया से हैं, वेस्ट बंगाल, इन जगह से है। वो लोग क्या कहते हैं कि मैम हमारे एरिया में तो ये बुक बैन है। अच्छा। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, इस बुक को बैन कर दिया गया। कहते कि वहाँ कहते हैं कि ये जादू टोने की बुक है। ओके। देखिए कहाँ तक इस बुक के बारे में भ्रम फैलाया गया है। वो क्यों? क्योंकि रेमेडीज इतनी कामयाब है जो 24 आवर्स में जो है आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा, अगर वो सही तरीके से कराई जाए तो। ओके। ठीक है। बेसिकली लाल किताब काल पुरुष कुंडली पे चलती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं काल पुरुष कुंडली क्या होती जी है। जी। काल पुरुष कुंडली होती है भगवान विष्णु की कुंडली कही जाती है। ओके। भगवान विष्णु का सर आपकी कुंडली का पहला भाव, पहला खाना जिसको हम बोलते हैं। लाल किताब में ना खाना वर्ड यूज़ किया गया है, हाउस या भाव नहीं यूज़ किया गया, खाना। ओके। तो पहला खाना हमारे विष्णु भगवान के सर है, दूसरा खाना उनका गर्दन, तीसरा उनके शोल्डर, चौथा उनकी चेस्ट, पांचवा उनकी नेवल। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कुंडली को रिप्रेजेंट किया गया। 12वां घर, 12वां खाना उनके पैर, 11वां खाना उनकी टांगे। ये इस तरीके से इतना ब्यूटीफाइल डिफाइन किया गया। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा है, जितने भी वैदिक ज्योतिष में भी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जितने भी आज तक हमारे ऋषि मुनि हो, सबने सबसे पहले काल पुरुष कुंडली पे प्रेडिक्शन करने के लिए बोला है कि आप राशियों को बाद में कंसीडर करिए, ग्रहों को बाद में कंसीडर करिए, नक्षत्र बाद में, डिग्री बाद में। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सा खाना है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो आप ये समझिए कि भगवान विष्णु के उस अंग के ऊपर बैठा है। ओके। उसी के अनुसार आपको प्रेडिक्शन का पता चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम चौथा खाना उनकी चेस्ट मान लें, वहाँ पे अगर कोई बुरा प्लैनेट बैठ जाएगा तो कष्ट होगा ना उनको, उनके कष्ट के साथ हमारा कष्ट भी बढ़ेगा। ओके। अगर 11वां भाव उनकी हम टांगे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ कोई बुरे प्लैनेट बैठते हैं तो ये जो जिसकी कुंडली है उसके टांगे काम नहीं करेंगी। अच्छा। तो इतना स्पष्ट तौर पे बताया गया। तो काल पुरुष कुंडली में 12 सेम ही जैसे वैदिक ज्योतिष में होते वैसे इसमें भी 12 ही भाव है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वैदिक ज्योतिष में हम जो जन्म होता है जब, तो हमें स्पेसिफिक आपके जन्म के नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको एक राशि मिलती है जो पहले भाव में लिखी आती है। किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने बोला आपको कुछ नहीं देखना, आपको डिग्री नहीं देखनी उस समय जब बर्थ हुआ है, आपको कोई नक्षत्र नहीं देखना है,
आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो ग्रह हैं वो कौन से खाने में बैठे। अच्छा। आपको सिर्फ ये देखना है, वो जो पहला खाना है उसको 1 नंबर ही मानिए, दूसरे को 2 मानिए, तीसरे को 3। आप इसको रोटेट करते हुए आप उसको बना दीजिए। ये एक कालपुरुष कुंडली है जो 1 से शुरू होगी और 12 से। आपकी वैदिक ज्योतिष में 7 नंबर आ रहा है लगन में, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। तो वो ना डिग्री को मानते हैं, ना नक्षत्र को मानते हैं, और ना ही राशि को मानते हैं। कालपुरुष राशियों को मानते हैं। तो इस तरीके से ये कुंडली बिल्कुल डिफर हो जाती है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको ये चीज़ देखनी है, लाल किताब की कुंडली देखनी है जिसको कालपुरुष कुंडली कहा जाता है, वो वही चीज़ है। तो आपको किसी भी अनदर साइंस को बीच में यूज़ नहीं करना। अच्छा। आपको इसको सिंगल ही प्रिडिक्ट करना, इसमें किसी और का फंडा नहीं लगाना। अच्छा। इसकी दृष्टियाँ, इसके ग्रहों की वेरिफिकेशन, इसके भावों की वेरिफिकेशन टोटल अलग है और इतना सिंपल तरीके से बताया गया है, बट बहुत गहराई से बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों को समझने में इसको सदियां लगती है। लोग 20-20 साल से पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन वो कहते हैं अभी भी हमारी कंप्लीट नहीं होती। जैसे मैंने भी आपको बोला कि बहुत बार सोचा कि बस आ गया अब, लेकिन फिर लगता है कुछ नहीं आया, अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा। हर बारी एक जो उस पोइट में से, एक पोइम में से, उस छंद में से एक नया मीनिंग निकल के आता है। जैसे इनके सबसे पहली जो टैगलाइन है रूपचंद जोशी जी ने जो दी है, वो दी है कि आवाज़ सुनता हर किसी की, चाहे भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर किसी दुनिया की हो। अच्छा। ये एक उनकी टैगलाइन है कि आप चाहे उसको भूल जाओ, आप चाहे कुछ भी कहीं पे भी हो, लेकिन आप कुछ भी जीवन में करिए, सबसे पहले उसको उसकी वंदना, उसके आगे मस्तक झुकाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो वो नहीं भूलता है, हम लोग भूल जाते हैं। हम जब भूलते हैं तो हम कहीं ना कहीं कार्मिक जो डेस्टिनी लेकर आते हैं उसमें फिर फंसते हैं, फिर उसी साइकिल को हम रोटेट करते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, और फिर वो नई चीज़ें आती रहती हैं। तो इसलिए जो लाल किताब की कुंडली है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सिंपल है देखने में, बट समझने की ज़रूरत है कि हर बंदा अपने तरीके से इसको समझता है, बिकॉज कि कहीं पे कुछ क्लियर नहीं लिखा गया है। सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में इसको बनाया गया था। उर्दू से पहली बार वेणी माधव जी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो अब जो मिलती है वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन अब ट्रांसलेटेड है, और अब तो इतने सारे राइटर्स ने इसको लिख दिया है, जैसे कृष्ण शांत जी हैं, उमेश शर्मा जी अभी उनकी स्वर्गवास हुआ, फिर वेणी माधव जी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि आप किसी की भी पढ़ो, यहाँ पे बुक पढ़ने से मतलब नहीं है। बुक आपको इसकी जो भी चीज़ें वो खुद निकालनी पड़ेगी, ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। लाल किताब कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, आपको गाइड कर सकता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उनको पहले कह के ही करती हूँ कि मैं एक लेवल तक ही आपको उसका मीनिंग बता पाऊँगी। उसका जो भेद है ना असली, वो आपको टाइम टू टाइम समझ आएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हर बंदा अपने हिसाब से मीनिंग निकालेगा, इसलिए ये समाज में अभी तक सामने आई नहीं। साउथ इंडिया में कोई नहीं जानता जी। काफ़ी स्टेट्स है जहाँ पे इसको कोई जानता ही नहीं। वो लोग डरते हैं, घबराते हैं कि ये तो जादू टोने की बुक है भाई, इसको तो नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये बुक जो है इस तरीके से सामने अभी तक खुली नहीं, जिसकी वजह से इसको मैं कहूँगी कि जितनी मान्यता मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। तो जो जैसे आपने बताया कि अलग अलग राइटर्स ने लिखी है ये बुक, तो हर किसी राइटर ने अपने हिसाब से लिखी है या फिर सबका सेम है? सबने अपने हिसाब से लिखी है। तो ये तो फिर सब जो भी जिसकी पढ़ेगा। मैंने क्या बोला कि आप 10 राइटर उठाओगे ना अभी इनके, सबने ये, तभी मैं मना करती हूँ कि आप खुद पढ़ना सीखिए। अब ये उर्दू वाली आप कहोगे कि उर्दू तो आती नहीं सबको, तो कैसे सीखेंगे। यहाँ आती है ना, 5 एडिशन उनके आए, जिसमें वास्तु भी है, समुद्रिक शास्त्र भी है, अरमान फरमान, उनके 5 एडिशन आए। लास्ट में 1952 का एडिशन आया, वो उनका जो ट्रांसलेट किया है वो दिल्ली के ही वेणी माधव जी हैं। उन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल नेक टू नेक चीज़ों को ट्रांसलेट किया है। उन्होंने बिल्कुल नेक टू नेक हर छंद को कोशिश किया उसको करने की, बहुत डिटेल में किया है। इसलिए उनकी बुक सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है हर राइटर की बात पढ़नी चाहिए। तो मैंने उमेश शर्मा जी की पढ़ी है और राइटर्स की भी पढ़ी है, सबका अपना अपना तरीका, मतलब वही है। मतलब वही है। जैसे आपने भी नाम लिया कि लाल किताब की कुंडली जी, और एक हमारी वैदिक कुंडली भी होती है जी, तो क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में? अगर हम जैसे मैंने कुणाल आपको बताया कि वैदिक कुंडली में हम राशि, डिग्री, नक्षत्र तीनों लेकर
फिर प्रिडिक्शन करते हैं ओके। कि इंसान का ये राशि है तो इसके हिसाब से ये स्वभाव होगा, ठीक है। चर राशि है, द्विराशि है, द्विस्वभाव की है, ड्यूअल है, क्या है। और लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं। उनका कहना है कि एक जो पहला भाव है उसमें 1 नंबर राशि आएगी जिसका स्वामी मंगल होगा, और वहाँ पे उच्च का जो प्लैनेट होगा वो सूर्य होगा, और नीच का जो है वो शनि होगा। ये फिक्स है 3 चीज, अच्छा, कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो आप। लेकिन आप अगर वैदिक में जाएंगे तो वहाँ कुछ और ही चीज़ें, बहुत सारे पड़ावों के बाद आप प्रेडिक्शन पे पहुँचते हो। ये इनका कहना है कि आप पहले भाव के बारे में जानना चाहते हो, मंगल को देखना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आपको सूर्य को देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ उच्च का हो रहा है। और दूसरा, अब जैसे आपने बात की है तो थोड़ा सा मैं आपको कुंडली के बारे में बता देती हूँ। ये जब की बात हो रही है, जब ब्रिटिश राज में ये बुक को लिखा गया, या कहा जाता है कि पंडित रूपचंद जोशी जी को एक ऐसी महारत ये हासिल हुई किसी ऊपरी, कहा जाए तो जैसे कहते हैं कि मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि रूहों के द्वारा उनको गाइड किया गया कि आप ये लिखो,